हम ज्ञानवाणी के दिल्ली चैनल से बोल रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं संगीता सिन्हा और मेरे साथ हैं मैं हूं दोस्तों आपके साथ अशोक शर्मा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष प्रसारण में। अवसर है 16वें प्रोफेसर जी रामारेड्डी मेमोरियल लेक्चर का। इग्नू की तरफ से हर साल इस दिन एक मेमोरियल लेक्चर का आयोजन किया जाता है जिसमें विशेष अतिथि का भाषण होता है अशोक, और ये भाषण जी रामारेड्डी मेमोरियल लेक्चर के नाम से दिया जाता है और उस शख्सियत की याद में दिया जाता है जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पहले कुलपति रहे, प्रोफेसर जी रामारेड्डी। जी हाँ, प्रोफेसर जी रामारेड्डी जिन्होंने इस विश्वविद्यालय की नींव रखी और पहले कुलपति थे वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के। 4 दिसंबर 1929 को उनका जन्म हुआ था माइलरम जिला करीमनगर आंध्र प्रदेश में। और उस्मानिया विश्वविद्यालय के आप कुलपति रहे 1977 से 1982 तक संगीता। आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति रहे आप 1982 से 1985 तक, और इग्नू के पहले कुलपति के रूप में उन्होंने अपना कार्यभार संभाला था 1985 से 1990 तक। Yes, Ashok, Professor G. Ramareddy was the founder, Vice Chancellor of Indira Gandhi National Open University from 1985 to 1989, and a fine person of great integrity and a good sense of humor. Educated at Osmania University, the London School of Economics, he was distinguished scholar, political science and public administration. His contribution to the cause of higher education in India and other developing countries earned him worldwide acclaim and recognition. Convinced for the importance of universal access to higher education in achieving economic development, Professor G. Ramareddy made it his life mission. He established, shaped and nurtured many institutions of higher learning, including the B.R. Ambedkar University and the National Assessment and Accreditation Council in India. He held many other important positions in the academic world. Vice Chancellor of Osmania University for 2 terms, Vice President of Commonwealth of Learning, COL, Chairperson of the University Grants Commission and Chairman of the Indian Council of Social Science Research, the COL International Council of Distance Education ICDE Award for Excellence conferred on Professor Ramareddy is an eloquent testimony to the international recognition of his vision and contribution. बिल्कुल संगीता, प्रोफेसर जी रामारेड्डी जैसा कि हमने पहले भी कहा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में उन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। वैश्विक दूरस्थ शिक्षा के दृश्य पर अगर हम प्रोफेसर रेड्डी की भूमिका की बात करें तो ये उतनी ही महत्वपूर्ण थी। उन्होंने एशियाई मुक्त विश्वविद्यालयों के संघ के प्रथम महासचिव के रूप में अपना कार्यभार संभाला था, उन्हें चुना गया था। दूरस्थ शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद के एक सक्रिय सदस्य भी वो रहे और उन्हें उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए, उनके सराहनीय कार्यों के लिए COL ICD उत्कृष्टता पुरस्कार से पहले उनको सम्मानित भी किया गया बर्मिंघम में। और लेकिन दुखद पहलू ये भी रहा कि जब ये सम्मान उन्हें दिया गया तो 2 दिनों के भीतर ही वो हमसे बिछड़ गए थे, अलग हो गए थे। इस विश्वविद्यालय में अशोक आज लाखों विद्यार्थी एनरोल्ड हैं, लेकिन शुरुआत में स्थिति कुछ और ही थी। थोड़े से विद्यार्थी थे लेकिन उद्देश्य बड़ा था इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का, और इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में ज्ञान का बीज डाला गया प्रोफेसर जी रामारेड्डी द्वारा, जो आज एक वट वृक्ष बन चुका है। और उनके द्वारा इस वट वृक्ष में आज बहुत सारी शाखाएं, बहुत सारी लताएं फल फूल रही हैं और ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की है इस विश्वविद्यालय ने। सभी के लिए शिक्षा सबके द्वार घर पहुंचाने का जो लक्ष्य है उसमें हमें कामयाबी भी मिली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अभी और दूर तक हमें जाना बाकी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ज्यादा पुराना नहीं, लेकिन बहुत कम समय में दूर शिक्षा के माध्यम से इसने अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया है। लाखों की संख्या में विद्यार्थी यहां से लाभान्वित हो रहे हैं। और अशोक, सबसे अच्छी बात है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की कि इसका जो लक्ष्य है, इसका जो ध्येय है, ये है कि सबके द्वार पर
शिक्षा पहुंचाना। शिक्षा लेने के लिए कोई यूनिवर्सिटी और कोई स्कूल में वहां तक अगर कोई नहीं भी पहुंच पाता है तो उनके द्वार तक शिक्षा को पहुंचाना इसका लक्ष्य रहा है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का। 21वीं शताब्दी में सहभागियों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने वाले संगठन के रूप में स्थापित करना है इग्नू का मुख्य उद्देश्य। सभी आधुनिकीकरण के साथ, नए टेक्नोलॉजी के साथ, एक अच्छे तरीके के साथ, समावेश के साथ और कुछ नया भी करना है। आज के 16वें जी रामारेड्डी मेमोरियल लेक्चर के मुख्य अतिथि हैं भारत सरकार के ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज प्रोफेसर डॉक्टर सीपी जोशी। और आज उनके भाषण का जो विषय है अशोक, वो है रूरल एम्पावरमेंट एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर बता दें कि हम आपको अब से थोड़ी देर बाद इग्नू के सभागार लिए चलेंगे, जहां से आप 16वें जी राम रेड्डी मेमोरियल लेक्चर का सीधा प्रसारण सुनेंगे। आज के 16वें जी रामारेड्डी मेमोरियल लेक्चर के मुख्य अतिथि हैं, जैसा कि हमने बताया, भारत सरकार के ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज प्रोफेसर डॉक्टर सीपी जोशी। और उनके भाषण का जो आज का विषय होगा, रूरल एम्पावरमेंट एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। डॉक्टर सीपी जोशी के बारे में अशोक जी ये बताना ज़रूरी है कि डॉक्टर सीपी जोशी, द ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इज नोन फॉर हिज पैशन फॉर लर्निंग एंड फॉर रूरल एम्पावरमेंट। और इसी विषय पर ये अपना भाषण भी इस तरह का दे रहे हैं। 1950 में इनका जन्म हुआ और डॉक्टर जोशी ग्रू अप इन नाथद्वारा, राजस्थान। ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग एट नाथद्वारा एंड देन मूव टू मोहनलाल Sukhadia University, Udaipur, to study law. He continued here for his postgraduate studies in physics, followed by psychology, and he obtained a PhD in psychology for MS University, Udaipur, and then joined the faculty of psychology at the same university. जैसा कि हम इनके बायोडाटा से देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स में अपनी शिक्षा हासिल की और अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स पे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। और इनके बारे में ये भी कहना ज़रूरी है क्योंकि पॉलिटिक्स में ये आए तो थ्रू आउट दिस पीरियड डॉक्टर जोशी वॉज कीनली इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। ही वॉज प्रेसिडेंट of the Student Union of the MS University in 1973. For 1980 to 2009, he was working for the development of Nathadwara and rural Rajasthan. In general, as an MLA of the state of Rajasthan, his hard work and passion for rural development led to him being made Cabinet Minister of Rajasthan from 1998 onwards, and handling key portfolios like rural development, panchayati raj, education, among others, where he made significant contributions. Till recently, he was president of Rajasthan Pradesh Congress Committee, known for being techno-savvy and for continuously learning to keep abreast of changes in the world in 2009. जाहिर है इनका जो क्षेत्र है वो रूरल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा और उस क्षेत्र में क्योंकि इन्होंने काफ़ी काम किया है, काफ़ी इनका योगदान रहा है, तो इनका भाषण भी सुनना काफ़ी रोचक होगा। बिल्कुल रोचक होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी। हम अपने तमाम सुनने वालों को एक बार फिर से ये बताते चलें कि 16वां जी राम रेड्डी मेमोरियल लेक्चर अब से कुछ ही देर बाद इग्नू के सभागार में आयोजित होने वाला है। हम आपको सीधे वहीं लिए चलेंगे।
सभी सुनने वालों को एक बार फिर हम बताते चलें कि आज 16वां जी राम रेड्डी मेमोरियल लेक्चर का आयोजन किया जा रहा है इग्नू के सभागार में। थोड़ी देर में हम आपको इस आयोजन का सीधा प्रसारण सुनवाएंगे। फिलहाल हम अपने तमाम सुनने वालों को ये देशभक्ति गीत सुनवाते हैं। हिमालय उज्ज्वल हृदय हार गंगा जल।
बाहु कर, अगणित पद ध्रुव पथ पर। हरे खेत लहरे नद निर्झर, जीवन शोभा उर्वर। विश्वकर्म रथ कोटि बाहु कर, अगणित पद ध्रुव पथ पर। जय जन भारत जन मन अभिमत, जन गणतंत्र विधाता, जन गणतंत्र विधाता। प्रथम सभ्यता ज्ञाता, सामध्वनित गुण गाता। प्रथम सभ्यता ज्ञाता, सामध्वनित गुण गाता। जय नव मानवता निर्माता, सत्य अहिंसा दाता। जय नव मानवता निर्माता, सत्य अहिंसा दाता। जय हे जय हे जय हे, शांति अधिष्ठाता। जी हाँ, आज 16th जी रामा रेड्डी मेमोरियल लेक्चर का आयोजन है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के परिसर में, और जिसके मुख्य अतिथि हैं भारत सरकार के ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज प्रोफेसर डॉक्टर सीपी जोशी, और उनके भाषण का विषय होगा आज रूरल एम्पावरमेंट एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। अभी आप देशभक्ति गीत सुन रहे थे अशोक, और हिंदुस्तान की बात हम करते रहे हैं, और देशभक्ति की जब बात होती है, हिंदुस्तान भारत देश के गर्व की बात होती है हमारे लिए। इसमें हमारे जो भी अचीवमेंट्स होती हैं, और उसमें एक शिक्षा का अधिकार जो है वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कुछ सालों पहले हमें ये अधिकार मिला है, और हिंदुस्तान के सबसे बड़े ओपन यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की हम जब बात करते हैं, तो यहाँ इतने असंख्य विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और ये भी इतनी दूर से। डिस्टेंस लर्निंग की जब हम बात करते हैं, तो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का उसमें एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है। बिल्कुल संगीता, सच कहा तुमने। वो कहते भी है ना कि आपसी भाईचारे और आपसी मेलजोल की भावना से हम एक दूसरे के रहन सहन, खान पान और धार्मिक आस्थाओं का उचित सम्मान करते हैं। तो ठीक उसी तरह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में भी हर तबके के लोग, हर वर्ग के लोग शामिल हैं। और हमारा देश जो है, ये भारत एक विशाल देश है, हम सब जानते हैं। भारत जब आज़ाद हुआ तो बड़ी समस्या ये थी कि लोगों को किस तरह से शिक्षित किया जाए। छोटी बड़ी तमाम संस्थाएं, तमाम संगठन जो थे, जिनके ऊपर ये कह लिया जाए कि शिक्षा का भार था, लेकिन वो काफ़ी नहीं था। शिक्षित और साक्षर कैसे बनाएं सबको, ये बड़ी समस्या थी। रोजी रोटी प्राप्त करने के लिए हुनर का विकास कैसे किया जाए, ये भी एक समस्या थी। तो अगर समस्याएं हैं तो समाधान भी है, निकलना भी था। जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा समाधान। आज़ादी के तकरीबन 3 दशक बाद एक बड़ा सपना कौन था? भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना तो सनातन सपना है, और उस सपने को साकार करने के लिए एक हाथ और बढ़ा। वो हाथ था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का। 1985 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने आज के लोकतांत्रिक विश्व में मात्र 2 दशकों में विश्व के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के बीच में अपना स्थान उसने महत्वपूर्ण बनाया है। अपनी पहचान विकसित की है इसने। वर्ष 1987 से शैक्षिक कार्यक्रम चलाने शुरू कर दिए गए, और सबसे पहले प्रबंध में डिप्लोमा तथा दूर शिक्षा में डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किए गए।
अशोक, इस कार्यक्रम का ये जो आयोजन किया गया है, इसमें उसकी जो कड़ी है पूरी, उसमें सबसे पहली कड़ी होगी जो आज हमारा इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के परिसर में एक नए वीसी ऑफिस, कुलपति का नया ऑफिस हमने तैयार किया है, जो आज उसका उद्घाटन होगा। और उद्घाटन करने के लिए हमारे साथ होंगे प्रोफेसर डॉक्टर सीपी जोशी, जो अभी कुछ ही देर में उसका उद्घाटन करेंगे। और बहुत खूबसूरत ऑफिस है अशोक, और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के परिसर में, उन्होंने देखा होगा कि हमारा जो वीसी ऑफिस था गेट के बहुत पास हुआ करता था, जो अब थोड़े ही दिनों में वहाँ शिफ्ट होगा इस उद्घाटन के बाद। और मुझे लगता है ये एयर कंडीशन पूरा ऑफिस है और बहुत सुंदर बना हुआ है। स्टूडेंट्स भी बाद में शायद इसे देख सकते हैं। जी, जैसा कि हम अपने तमाम सुनने वालों को बार बार ये सूचना दे रहे हैं कि अब से कुछ ही देर बाद हम आपको इग्नू के सभागार में लिए चलेंगे, जहां से 16वें जी राम रेड्डी मेमोरियल लेक्चर का आप सीधा प्रसारण सुनेंगे। हमने प्रोफेसर जी राम रेड्डी के बारे में पहले ही बताया, संगीता आप एक बार फिर बताना चाहते हैं कि इग्नू के वो पहले कुलपति थे। 4 दिसंबर 1929 को उनका जन्म हुआ था मायलरम जिला करीमनगर आंध्र प्रदेश में, और 65 वर्ष की आयु में ब्रिटेन लंदन में 1995 यानी आज ही के दिन 2 जुलाई को वो हमसे जुदा हो गए थे। उस्मानिया विश्वविद्यालय के आप कुलपति रहे 1977 से 1982 तक, और आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति आप रहे 1982 से 1985 तक। इनके बारे में बहुत से इनके कई लोग इन्हें अपना आदर्श भी मानते हैं, इनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलते हैं, इनको अपना मार्गदर्शक मानते हैं। बिल्कुल, इग्नू के लिए, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के लिए इन्होंने जो एक बीज डाला था ज्ञान का, जैसा कि हमने बात की थी, उसके वट वृक्ष के नीचे हम सब हैं। और पूरे भारत से और भारत के बाहर से भी लोग यहाँ आकर पढ़ते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं यहाँ से। इनके बारे में बहुत श्रद्धा है सबकी जी, और कई विद्वानों ने संगीता इनके बारे में कुछ न कुछ अपनी राय जाहिर की है। डिस्टेंस एजुकेशन में इनका योगदान बहुत है, और इनके बारे में और कुछ बहुत बताना चाहेंगी हमारी प्रो वीसी प्रोफेसर परवीन सिंक्लेयर। आइए सुनते हैं वो क्या कहती हैं। Professor G. Ram Reddy, the first Vice Chancellor of the Indira Gandhi National Open University, he started the university in 1985. Those of us who joined in the first batch were fortunate to work with this fine human being, a person of great integrity, a person with a great sense of humor, and a wonderful team builder and an institutional builder. He was, of course, a scholar of political science and public administration. In the late 50s, he had gone to the London School of Economics, where he specialized in these areas. But he wasn't just an ivory tower scholar. In practice, too, he was a good administrator, as we found in this university. He unstintingly gave support, gave advice, and those who required congratulations, who deserved congratulations for the work that was being done. It was a family that he developed, and a family feeling within all the members. Decisions were not taken unilaterally, but he would decide all the community members. Unfortunately, after doing so much, not just for this university, but for the people of the country, he passed on in 1995, July 2nd, 1995. To commemorate this wonderful human being and wonderful educationist, from July 1996 onwards, the Indira Gandhi National Open University has been organizing the Ram Reddy Memorial Lectures. On this July 2nd, we commemorate the 16th Ram Reddy Memorial Lecture. We commemorate him by holding it. Professor C.P. Joshi, Professor of Psychology at the Mohanlal Sukhadia University, Udaipur, and Honorable Minister for Road Transport and Highways,
is going to be delivering the lecture on rural empowerment and the Panchayati Raj institutions. Now we can listen to Professor P.R. Ramanujam, Pro Vice Chancellor of IGNOU, what he is saying about Professor G. Ramareddy. Professor Ramareddy was a visionary educational leader. He knew through his own experience as a man coming from a very humble background of Andhra Pradesh what education meant to the ordinary citizens of this country who by and large live in the villages. He had a clear vision as to how to develop the system of open learning, which is now seen in the form of IGNOU and other state open universities in the country. Professor Reddy had a very warm feeling towards his colleagues and also the students or even strangers. And we used to call him as Ajata Satru because he never considered anybody as a rival or as an enemy. In fact, even those who might have worked against his own plans, he had the generosity to forgive them when they met him and asked for any kind of help. In fact, he jokingly would ask if somebody tells him that so-and-so was very critical of him, "Is that so? But I never helped him. Why should he criticize me?" That was the man who never had any kind of hard feelings or ill will towards anyone, and he always had something to say to someone at any level, the colleagues, the students, or even total strangers when they happen to meet him. Professor Ramareddy's vision has now grown into a large tree, that is distance open learning tree. Now it is our responsibility to strengthen the roots of this tree and allow the tree to grow much larger. And this is our responsibility to see that the vision is carried forward through our hard work, dedication and conviction. जाहिर है अशोक, प्रोफेसर जी रामारेड्डी के बारे में जब हम इन लोगों के व्यूज़ सुन रहे हैं तो सचमुच उनके योगदान की बात हमें मानना पड़ेगा जब हम इग्नो की बात करते हैं, और इग्नो के नींव डालने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसीलिए उनके बारे में सब अपने विचार रख रहे हैं। और जो अब हमारे सामने आ रहे हैं डॉक्टर C.K. घोष, डायरेक्टर NCIDE, he is the recipient of gold medal for innovation in open and distance learning. Let's listen to his views about Professor G. Ramareddy. I joined IGNOU on 1st February 1989 when Professor G. Ramareddy was the Vice Chancellor of the university. What I remember most about him is his warmth and the way he used to inspire. I'll talk about one or two occasions. Like initially, every faculty member at IGNOU is oriented towards this open and distance learning system, and our case was also no exception. And I remember he came for a brief period at Delhi Flying Club where our orientation program was being conducted, and he inquired with everybody how we are going about with the orientation program, and he explained us about the importance of that orientation program and about the importance of changing our mindset from the conventional system to the open and distance learning system. The other occasion was during a course writers meet for physics practicals. Basically, I joined as a reader in physics, and his discipline area was totally different, public administration. But when he came to know about physics practical, he told us about the challenges of offering practical based program through open and distance learning system, and he told that we want you to prepare a very, very unique and innovative practical program, and it should not be having kind of a parallel with the conventional system. It should be a very, very unique and innovative practical program. And then I got transferred to Kolkata. I was there to head the Kolkata Regional Center, and during his tenure at COL, he was passing through Kolkata and gone to meet him at the Kolkata International Terminal. And then, of course, he came to know that I have joined as regional director, and he again spoke about the importance of student support services, and he told that since
I've also been in the faculty and then now at the field level, I'll be able to serve these learner support services in a very suitable way, in an appropriate way. जैसा कि हम अशोक बता रहे थे अपने लिसनर्स को कि हमारे वीसी के नए ऑफिस का आज उद्घाटन होना है और अभी अभी हमारे चीफ गेस्ट पहुंचे हैं. चीफ गेस्ट की जब हम बात कर रहे थे हमने बताया कि प्रोफेसर डॉक्टर सीपी जोशी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, भारत सरकार के मंत्री, और वो आज भाषण भी देंगे, अपना मुख्य भाषण जो है. और वो पधार चुके हैं फिलहाल और नए वाइस चांसलर कार्यालय का उद्घाटन भी उनके कार्यक्रमों द्वारा हो चुका है. नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन उन्होंने कर दिया है. और अब हम सुनते हैं वो जो उद्घाटन हुआ है इस वीसी ऑफिस का. उन्होंने एक रिबन था उसको काटा है और उस तरह से उद्घाटन किया है इस वीसी ऑफिस का. और इस आयोजन का जो ये मुख्य आयोजन था इसका शुभारंभ इस तरह से हो चुका है और इस शुभारंभ के लिए जो वेलकम एड्रेस का शुरू हो गया है. लेकिन उसके पहले हम प्रोफेसर वायुनंदन को सुनते हैं, प्रोफेसर जी रामारेड्डी के बारे में वो क्या कह रहे हैं. ग्रेट ऑनर टू स्पीक अबाउट प्रोफेसर रामरेड्डी who was my vice chancellor when I was a student of public administration in Osmania University. I had one way 3 opportunities closely watch Professor Ramaredi. He is a great visionary and also an institutional builder. Why I am saying because visionary and institutional builder, because he is the person who has started Indian Council of Social Science Research Southern branch in Osmania University. He was also the founder and founding Vice Chancellor of the first Open University in India, that is the present Dr. Ambedkar Open University in Hyderabad. And we also know that he is also the founding Vice Chancellor of the Indira Gandhi National Open University. Apart from that, he also contributed for establishing the Bangladesh Open Universities and also helped in establishing Open University in the African continent. Today we know that how important it is after passing of 73rd and 74th Amendment, and we understand that it is one of the very important aspects of governance, that is decentralized governance. The other very important thing which we understand is the education, distance mode, that is open and distance mode, which is, I think he was the founder in India, which also democratized the education, reaching the unreached. So the 2 aspects, one is the political aspect, empowering the people, political empowerment. Other is the other empowerment, social and that through education, reaching the people at the doorstep. I think these are the 2 important things I think he had in his mind. Is it too democratic? So that is what is the greatness of the great leader. That is why I had an opportunity to be, some or other way, associate with him as a student, as a counselor, and as a teacher of the Indira Gandhi National Open University. I find it privilege to share my views of a great teacher and a great institutional builder and a great visionary, Professor G. Ramaredi. ये थे प्रोफेसर वायुनंदन जिन्होंने अपने उद्गार व्यक्त किए. प्रोफेसर जी रामारेड्डी के बारे में उन्होंने बताया बहुत कुछ. और संगीता, कार्यक्रम अब थोड़ी देर में शुरू होने वाले हैं. हम अपने तमाम सुनने वालों को इग्नू के सभागार लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले के लक्ष्मण जो हमारे एक्स रजिस्ट्रार रहे हैं इग्नू के, उनके व्यूज सुन लेते हैं. जी. Our founder Vice Chancellor, Professor G. Ramaredi, with whom I was fortunate to work for 20 years from 1970 to 1990, was a most pleasant personality, an inspiring teacher. He believed in decentralization of power, which he started with the establishment of Southern Regional Center of
Indian Council for Social Science Research in 1973. And later, in 1993, he adopted in the UGC. He was most affectionate personality among the teachers, employees and students in all the 4 universities where he has worked. They are Kakatiya University, Usmania University, Andhra Pradesh Open University, which is now known as Dr. B.R. Ambedkar Open University in Hyderabad, which is the first open university in the country established by him, and also in IGNOU. One instance I would like to narrate here, that when he became Vice Chancellor of Usmania University in August 1977, at the age of 47, this was soon after the emergency. It was such a joyful occasion to all the 3 communities of Usmania University, students, teachers and employees. He was a guru to me. His wife, Madam Pramilamma, children, Vinod, Pramod and Jyoti are most affectionate human beings. I feel always missing him. Personally, it was a great loss to me. He has groomed me as his child, and I have no words to pray for his soul. I remember him on this occasion. आप थे के लक्ष्मण, पूर्व रजिस्ट्रार, जिनके विचार आपने सुने। और संगीता, जिन जिन के विचार हम लोगों ने सुने वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रोफेसर जी राम रेड्डी के साथ जुड़े हुए थे, उनके सहयोगी रहे, उनके कुलीग रहे, उनको योगदान मिला उनका इन सब का। जाहिर है अशोक, ये सब लोग उनके साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में काम कर चुके हैं, जैसा कि हमने प्रो वाइस चांसलर ने जिन्होंने कहा, प्रोफेसर परवीन सिंक्लेयर ने, डॉक्टर सीके घोष ने भी काफ़ी उनके बारे में बताया जब वो रीजनल डायरेक्टर थे, उस समय की बात कही उन्होंने। सब लोगों ने उनके साथ काम किया है, उनसे प्रेरणा ली है और तभी आज तक इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में इसके उद्देश्य को और आगे बढ़ा रहे हैं और उनके उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, प्रेरणा ले रहे हैं। हम अपने सभी सुनने वालों को ये बता दें कि इस वक्त आप सुन रहे हैं ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर ये विशेष प्रसारण हमारा। और साथ ही संगीता, ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी अपने तमाम सुनने वालों को हम देते चलें कि 37 ऐसे हमारे ज्ञानवाणी के चैनल हैं जो पूरे देश में जो इस वक्त चल रहे हैं, वो सब एक साथ इस प्रसारण को, इस विशेष प्रसारण को रिले कर रहे हैं। और साथ ही DTH के जरिए देश भर में हमारे तमाम सुनने वाले श्रोता भी इस विशेष प्रसारण को सुन पा रहे हैं। शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल, ज्ञानवाणी। और संगीता, एक और सीनियर प्रोड्यूसर हैं जो काफ़ी उनके साथ रहे, जी राम रेड्डी के साथ, उनका भी काफ़ी कुछ जाना पहचाना नाम है, उनके बारे में भी वो कुछ कहना चाहते हैं। अशोक, जब हम डिस्टेंस एजुकेशन की बात करते हैं और इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी ने जब अपने एजुकेशन के माध्यमों को बनाया कि कैसे हम एजुकेशन पहुंचाएंगे उनके द्वार तक, स्टूडेंट्स तक के पहुंचाएंगे, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उनको उन्होंने काफ़ी महत्व दिया और इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहा है और इस पर बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हमारे इससे जुड़े हुए हैं। उन्हीं में से एक प्रोड्यूसर हैं, बहुत पुराने प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने काम किया है जी राम रेड्डी के साथ, हिसामुद्दीन फारूकी साहब। उनकी बात सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। प्रोफेसर जी राम रेड्डी अपनी शख्सियत में एक खामोश और धीमी और मध्यम आवाज़ लिए हुए थे, लेकिन उनकी गहराई और उनके विजन को मापना बहुत मुश्किल था। और ख़ास बात यह थी कि वो हर एक पर अपनी पकड़ नज़र रखते थे। उनका एक वाक़या उनकी शख्सियत से कुछ इस तरह भी जुड़ा है। मेरे एक कलीग ने उनसे एक इंटरव्यू तय किया और
मुझे बताया कि जब इंटरव्यू के लिए उन्होंने उनसे पूछा कि सर हम आपको जो क्वेश्चनायर जो है इंटरव्यू के लिए वो अंग्रेजी में दें या हिंदी में, क्योंकि इंटरव्यू हिंदी में है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे अपना क्वेश्चनायर उर्दू में देंगी तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगा। अंदाज ही नहीं था कि प्रोफेसर राम रेड्डी एक उर्दू जैसी ज़बान के भी इस कदर शैदाई और इस कदर जानकार थे। यूनिवर्सिटी के मामले में, क्योंकि उस वक्त यूनिवर्सिटी नई नई बनी, जाहिर है वो पहले वाइस चांसलर थे, हर मौके पर हर डिवीज़न में अपना खुद वहाँ पहुँचना उनको पसंद था। और छोटे से स्टाफ के साथ में, जबकि उस वक्त इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना भी नहीं था, वो किसी भी टेबल के एक कोने पर बैठकर अपनी सॉफ्ट और मध्यम आवाज़ में बात करते थे और हमेशा स्टाफ के मसाइल पर वो गुफ्तगू ज़रूर करते थे। मुझे मालूम है कि टेलीफोन के इन दिनों बड़ी प्रॉब्लम है और कनेक्शंस नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मैं उसके लिए हम लोग कोशिश में हैं और अगर आप लोग भी कहीं से कुछ मदद कर सकें तो हमें टेलीफोन चाहिए। मकानों की मुझे दिक्कत है, मालूम है। मैं महसूस करता हूँ कि एशियाड में जितने फ्लैट हमने लिए थे वो शायद कम हुए और इस गलती का एहसास हमें है, लेकिन हम कोशिश में हैं। जहाँ कहीं और मकान मिलेंगे हमारे स्टाफ को उनकी ज़रूरत है। इस तरीक़े से वो हर बात का ख्याल रखते थे। और तीसरा वाक़या जो मैं आपको बताऊं, वो एक कल्चरल फंक्शन में मैंने उनको पूरी तरह महसूस होते हुए और स्टाफ के साथ फर्श के ऊपर बैठकर क़हक़ह लगाते हुए देखा। इससे अंदाज़ होता है कि वो हर मौके को पूरी तरह एंजॉय करते थे और अपने स्टाफ के साथ मिलकर वो काम करते थे। संगीता, ये थे हिसामुद्दीन फारूकी, सीनियर प्रोड्यूसर, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। और अब हम आपको सीधे इग्नू के सभागार लिए चलते हैं, जहां से आप 16वें जी राम रेड्डी मेमोरियल लेक्चर का सीधा प्रसारण सुनेंगे। जैसा कि हर आयोजन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से होता है अशोक, और उसी तरह से दीप प्रज्वलन से शुरुआत की गई है। हमारे दीप प्रज्वलन में साथ हैं हमारे वीसी प्रोफेसर वीएन राजशेखरन पिल्लई, हमारे जो चीफ गेस्ट हैं ऑनरेबल मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज प्रोफेसर डॉक्टर सीपी जोशी। प्रो वीसी हमारे साथ हैं दीप प्रज्वलन में प्रोफेसर परवीन सिंक्लेयर। और दीप प्रज्वलन का जो अनुष्ठान है वो अब ख़त्म होने को है। बस थोड़ी ही देर में हम ये कार्यक्रम का वेलकम एड्रेस सुनेंगे, लेकिन ये कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है दीप प्रज्वलन से। बहुत सारे लोग बैठे हैं अशोक ऑडिटोरियम में, पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ है। काफ़ी हमारे इग्नू के प्रोफेसर्स हैं और भी हमारे गेस्ट्स हैं जिनको भी हमने इनविटेशन दिया है इस प्रोग्राम के लिए। पूरा सभागार भरा हुआ है। संगीता, आज 16वें जी राम रेड्डी मेमोरियल लेक्चर का सीधा प्रसारण होने जा रहा है। कुछ ही लम्हों के बाद हम आपको इग्नू के सभागार लिए चलेंगे। शिक्षा की जहां तक बात है, जी आप कुछ कह रही? जी, थोड़ी ही देर में बस शुरू हो रहा है वेलकम एड्रेस प्रोफेसर परवीन सिंक्लेयर, प्रो वाइस चांसलर इग्नू का। Mrs. Reddy, all my colleagues, friends, students here and at all the regional centers, a very warm welcome to all of you. I know it's raining somewhere, sultry somewhere, pleasant somewhere, but I hope everybody is with us today at all the RCs. This is, for us, of course, a very special occasion. Today, on the occasion of the death anniversary of Professor Ram Reddy, we're getting together to pay homage to him, his ideas, his vision, his practices, from which we've learned a lot. Professor Kekar was just talking about how far he managed to, how well he got us started off over there and how far he made us think of. And of course, we've been fortunate after that to have
other visionaries with us also as Vice Chancellors who've taken us further and further. I was one of the fortunate few, like Professor Kekar, who had a chance to work with him for a few years. The warmth that he had for all of us, there was no hierarchy in his thinking. It was just care and concern for everybody. He was a team builder. He had a wonderful sense of humor. I never tire of remembering that. In fact, with him, the chuckle would not be just in his kind of mouth. It would be in his eyes you could see the chuckle with which he would be greeting you and thinking about various things. Praise. Anybody who had done well, done something special, he would quietly praise, not make a big thing of it, but that felt good. He would also quietly tell us where we could do better, each one of us. So as I said, he's a visionary and a team builder and institution builder. Today, Dr. Joshi, very kindly with us, also a team builder. He was, as people over here may know, Professor Joshi has slowly and steadily, he was building up the Congress and keeping it going in Rajasthan. Right from his college days, he's been interested in taking care of the poor, doing something for them. First Nathdwara, first the college area, then Nathdwara, then Rajasthan, and now the whole country is trying to do something for the poor, the marginalized. Just as we in IGNOU are trying to do it through distance learning. Mrs. Reddy, I will always be grateful to you for joining us, especially here on this day, regardless of the fact that you're having ceremonies at home in memory of Professor Ram Reddy. Thank you for accepting our invitation and being with us today. I again welcome you all to this lecture by Professor Joshi, which I'm sure is going to be thought-provoking and I hope action-provoking also. I welcome you all again. Thank you. ये था वेलकम एड्रेस जो हमारी प्रो वीसी प्रोफेसर परवीन सेंक्लेयर ने दिया और इसी तरह से ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है अशोक और जैसा कि हमने बताया कि ये आयोजन है एक भाषण के लिए खास तौर पर हमारे स्टेज पर हमारे चीफ गेस्ट बैठे हुए हैं और हमारे चीफ गेस्ट हमने बताया कि आज हमारे मुख्य अतिथि हैं भारत सरकार के ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज प्रोफेसर डॉक्टर सीपी जोशी और ये हैं हमारे साथ प्रोफेसर पी.आर. रामानुजम प्रो वाइस चांसलर IGNOU. My colleagues at IGNOU and other dignitaries, whenever we come here on 2nd July to listen to the memorial lecture of late Professor G. Ram Reddy, we come with mixed emotions. He is not physically with us, but he is still with us in all the activities of this university. I knew Professor Reddy as a Vice Chancellor of Osmania University when I was a research scholar at the Central Institute of English and Foreign Languages, Hyderabad, now IFLU, from 1979 onwards. Never had any interaction, but I asked to see him, both at Osmania and at CAFL whenever he come for important meetings. And from 1986 till he left this university in September 1989, we worked very closely. And the man and the message, which rarely mixed together, could be seen in Professor Ram Reddy. Even when he was a PhD scholar at London School of Economics, he always carried the thoughts about his village from Karimnagar and
the entire village culture of India on his bones, and he felt for the deprived sections of the society. And he often used to say, and you may have also watched when he said, he always wanted to have an all India image of the Indira Gandhi National Open University. Now he will be the happiest man to see that this university not only has an all India image, but an international image and the largest university in the world. And in the words of the UNESCO Director General, the living embodiment of inclusive society for creating knowledge societies. Professor Ram Reddy was known among the academic circles as a scholar, political economist, public administration expert, and all the rest. But I knew him in certain other dimensions. A visionary educational leader who saw far ahead of his contemporaries, and when everybody was with full of doubts whether an open university could work, he was very sure the open university was the only way to democratize higher education. And therefore, he aptly gave the title to his book, Open University, Ivory Towers Thrown Open, the book which was brought out in 1986. And in the book, edited by Johan Magrids, the former vice chairman of the COL, there is a chapter where Professor Reddy vividly describes how the Andhra Pradesh Open University, the first open university of India, was actually established under very, very difficult circumstances. Though it was decided to have the first open university in Andhra Pradesh, there were so many political changes, in fact, volatile changes. When the late Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri N.T. Ramarao, came to power, Professor Reddy sought an appointment, and as was the style of Sri Ramarao, he gave him appointment at 5 a.m. in the morning. Professor Reddy went there along with his other officials. The Chief Secretary was called in, and Ramarao asked Professor Reddy to explain what he meant by open university. And when he was explaining, he says in his own chapter, he was slightly dozing off. But then he said, we use audios and videos, and immediately the Chief Minister got alerted and said, you repeat it again? And he explained how the multimedia components of the Open University would really make quality education accessible to everyone. And within 1 hour, orders were passed by the Chief Minister to establish the Open University, not in the original place in Nagarjuna Sagar, but in Hyderabad itself. Now that shows how skillful Professor Reddy was as a negotiator, as a diplomat, as an educational leader. And when we started functioning from late 85 and till middle of 1986, IGNOU was functioning from not less than 12 isolated places. And Professor Reddy, if he sees the kind of expansion, both in terms of enrollment, which is more than 3.5 million, and number of programs, more than 540, and number of courses, around 4,000, and the presence of IGNOU in about 65 countries outside India, I am sure he would have been very, very satisfied that his dream has come true. All the successive vice chancellors, the colleagues of IGNOU, teachers, and other employees have contributed, and the present vice chancellor, within 4.5 years, he almost tripled the space, physical space, in terms of buildings. And therefore, it is very, very appropriate that the Honorable Minister, Dr. Joshi ji, just opened the first permanent
administrative officers of the Vice Chancellor and the Pro-Vice Chancellors here, I'm sure Professor Reddy would be wishing all the best for further growth of this university. It is indeed a rare honor to see that an occasion like this should coincide with the concrete demonstration of the physical expansion as well as the expansion of thoughts which Professor Reddy always cherished. And I would always remember Professor Reddy whenever the name of IGNOU is mentioned, because IGNOU and Professor Reddy were identical as long as he worked here and even after that. When Lord Perry expressed his doubts, some of us happened to be in the meetings, Professor Reddy used to give him a very, very assuring statement. Lord Perry, you always remember UK. Please come after 3-4 years and see what India could do. So what UK could do in 5 years, IGNOU could do in 2 years. In many cases, it was a success story. And he always cared for the colleagues. Rightly, he was known as Ajatasatru. Many of us have intimate knowledge about people who just worked with him, carried his vision forward, and times of disappointment and all that. But then Professor Reddy had such a magnanimous, large heart, he would never carry any kind of ill will towards anyone. And therefore, knowing fully well what somebody had done negatively, even on occasions, he would always just treat them with a smile, and he was a man of culture. His culture would be known to all those who worked with him, known him, and this occasion, I think, is very appropriate to remember Professor Ram Reddy and assure him that the large institution which he conceived from some houses in Sarvapriyagar and elsewhere now have expanded the whole of India and other places internationally. I salute him and I welcome the Honorable Minister and the other dignitaries for this august occasion. Thank you. हर जगह मेहमानों का स्वागत फूलों से होता है, पर हम इस लेक्चर सीरीज में हमने एक अपना ही ट्रेडिशन बनाया है कि हम फूलों के बदले उन्हें फूलते हुए पौधे देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनको आप अपने बगीचे में लगाएंगे और जब जब वो जैसे जैसे बड़ा होगा आप इग्नू को याद करेंगे। अब मेरे कुमारी रेखा कुर्रे से निवेदन है कि वो विशिष्ट अतिथि डॉक्टर जोशी को एक फूलता हुआ बेले का पौधा भेंट करें। कुमारी स्मिता मिश्रा, आपसे निवेदन है कि आप श्रीमती प्रमिला रेड्डी को बेले का पौधा दें। Ladies and gentlemen, I now invite Professor Raj Sekharan Pillai, our Vice Chancellor, to deliver the presidential address. Honorable Minister for Road Transport and Highways, Government of India, and eminent academic, Professor C.P. Joshi, my colleagues from the university, Mrs. Pramila Reddy, distinguished invitees, members of the printed and electronic media, ladies and gentlemen. First of all, let me, on my personal behalf and on behalf of the Indira Gandhi National Open University, welcome Honorable Minister Dr. C.P. Joshi for this very important function today here in Indira Gandhi National Open University. Professor G. Ram Reddy Memorial Lecture he has agreed to give, and in addition to that, he has just now opened the first
permanent administrative block for this 26-year-old university. Of course, we have other blocks, permanent blocks, well-built studios and all these things for academics and other capabilities, but for the administration, we didn't have a building so far. And of course, we were also hoping that we would be able to lay the foundation stone for a 300 crore administrative complex, for which also we got clearance from all the agencies, because clearance was the problem. We got clearance for this building from all the Delhi government authorities as well as the municipal authorities. Probably we will be able to start the work of that building also. There is no need of emphasizing the importance of this function. Professor G. Ram Reddy Memorial Lecture again here. I didn't have an occasion to meet Professor G. Ram Reddy, but I have, as an academic, as an education administrator, I had occasion to hear about him on various occasions. And during the last 5 Ram Reddy Memorial Lectures, which were probably conducted in a very different way, with reach all over the world, we are conducting this particular program. I also hear a lot about his contributions from all of my colleagues here, from the academic circle, and let me appreciate the efforts taken by the founder, Vice Chancellor of this university, Professor G. Ram Reddy. This university, Honorable Minister, it's a different university altogether. It is not just any other university. It is, as Professor Ramanujam quoted, it is the living, quoted from UNESCO Director General, it is the living embodiment of inclusive knowledge societies in a globalized world. It is a highly networked system. It is not just residing in the Maidangadi campus or the 64 regional centers which are owned by us, or the several thousands of study centers which are managed directly by us. We are definitely we are on the countryside. We are worldwide. That is the description of this university. We have definitely during the last 4 years, this university has some sort of a mission. We have tried to expand with look at quality in a very big way, and we have tried to provide capabilities for each and every teacher, each and every administrator, each and every student, opportunities for independent initiative. And also we try to understand what type of knowledge and what type of skills are required for the ordinary people in the country to improve the quality of life, and then try to provide this knowledge and skills through as many agencies, whether they be NGOs, whether it be public government departments, whether it be corporates. We didn't have any doubt that for a country like this, innovations, interventions and networking with several institutions are necessary. You may be aware, sir, when you were the Minister for Rural Development, you have supported many of our programs in the rural development sector. You suggested a collaboration with the National Institute of Rural Development, and we have a very significant collaboration with the National Institute of Rural Development in Hyderabad, and large number of rural development activities we are doing. We are going to establish 230,000 tele-knowledge centers in each and every block of this country, sir, under the tele-center movement, which is supported by an international organization, International Development Organization based in Canada. It is to provide each and every block in this country, 230,000 block in the country. It is the national e-governance project of the Ministry of IT, and Indira Gandhi National Open University is the knowledge provider for this tele-center movement, which is going to happen in a very big way. We have also started the community colleges, as the first of its kind in the university system in the country, even though the then University Grants Commission
chairperson, Professor Desai, inaugurated the first community college in Pondicherry Central University. It has not really gone outside the university system, outside the Central University there, but we have established community colleges to provide knowledge and skills to several lakhs of people, collaborating with credible civil society organizations, collaborating with the Indian Army, collaborating with the Indian Air Force, collaborating with the Indian Navy, and also with large number of industries. And we started the first associate degree program in the country. And associate degree is the way to enhance the gross enrollment ratio, combining with skill development. In a recent discussion with the Planning Commission, we suggested that the only way to enhance the gross enrollment ratio is to provide an alternate route to higher education through skill development. And this is we have illustrated with the examples of China, the Open University system of China, which is having collaboration with all the state open provincial open universities, and each and every panchayat or each and every village, they have an open university component, and they have also industry supports. And then we also took the community college initiative, which is well rooted in the US, and we contextualized this community college movement, and we have over 1.3 lakh students studying in community colleges. The first associate degrees were given, and the first associate degrees were recognized by industry, and they are employed also. 2 industries, 2 big corporates in the public enterprises in the country have recognized. So this is also some of the initiatives. So so to it that there is lot of scope for educational and capacity building interventions in a country like India, and we just looked at inclusive education. And ours, of course, we all talk about inclusive growth. We sincerely believe that inclusive growth cannot be achieved unless and until we achieve inclusive education. Only by providing inclusive opportunities for inclusive education, inclusive growth can be obtained. I think you will speak more about such things because you are a grassroots level worker, an academic as well as a politician who is really looking at all these areas. Let me once again welcome you, sir, to this very important event. Let me congratulate and appreciate the efforts taken by Professor P.R. Ramanujam and the engineering department and the contractor for giving us a building in almost 1 year, within 1 year, a permanent building. And let me appreciate the efforts taken by the engineering division as well as the contractor. Where is Mr. Sudhir Reddy? Okay. And of course, architect is not there. Okay, so the contractor also. Appreciate the efforts taken. Thank you very much. Thank you, Professor Pillai. Dr. Joshi, sir, I now invite you to present the 16th Professor G. Ram Reddy Memorial Lecture, ग्राम सशक्तिकरण और पंचायती राज संस्थाएं. सम्मानीय उपकुलपति पिल्लई साहब, प्रो वाइस चांसलरगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि आज प्रोफेसर जी राम रेड्डी जी के जन्म दिवस के अवसर पर, पुण्यतिथि के अवसर पर मुझे ये अवसर मिला है कि मैं आपके सामने उनके स्मृति में व्याख्यान दे सकूं. मैं श्रीमती रेड्डी जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वो भी आज यहाँ हमारे बीच में उपस्थित हैं. मुझे व्यक्तिगत तौर पर प्रोफेसर रेड्डी जी से मिलने का कभी अवसर नहीं मिला, लेकिन जो कुछ मैं आज जान सका उनके बारे में, वो मेरे लिए बहुत ही प्रेरणा की बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके मन में इस देश की लाखों उन लोगों को शिक्षा से जोड़ने की कल्पना थी, जिनके बारे में उनका एक विजन था
और वो विजन आज हमें मूर्त रूप लेते हुए दिखता है कि लाखों करोड़ों बच्चे जो शिक्षा से वंचित थे वो इस इग्नू के माध्यम से शिक्षा से जुड़ पा रहे हैं। और किसी के जीवन में यदि हम शिक्षा को देने का अवसर दे सकते हैं तो उसके जो परिणाम आते हैं उससे हम सब विज्ञ हैं। यदि बच्चा एजुकेट हो जाए, समाज में एजुकेशन को हम स्प्रेड कर दें, तो उसके बाद जो क्वालिटेटिव चेंज होता है वो आज हमारे देश में हम देख रहे हैं। इसलिए मैं आज के दिन उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण करता हूं और आशा करता हूं कि प्रोफेसर पिल्लई और उनके साथी जो विजन रेड्डी जी ने देखा उसे आगे बढ़ाने में और मददगार होंगे, जिससे हम सदा सदा उन्हें याद कर सकें कि उनके विजन को प्राप्त करने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ये भी सौभाग्य है कि जब मैंने विषय चुना तब मुझे नहीं मालूम था कि प्रोफेसर रेड्डी ने कोई किताब पंचायत राज के बारे में लिखी। मुझे जानकारी मिली कि उन्होंने किताब पैटर्न ऑफ पंचायत राज इन इंडिया लिखी और उसमें उन्होंने जो कोट किया है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि मैं आपको उसके बारे में बताऊं। उनका यह कोटेशन, डिस्टेंस एजुकेशन इज लाइक द पंचायत राज इन गवर्नेंस, इट एनेबल्स डिसेंट्रलाइजेशन and hence localization and empowerment of the common man। ये उनके उस किताब का कथ्य है जिसको मैं आधार बनाकर अपनी बात कहना चाहता हूँ। आप और हम सब जानते हैं कि हमने आज़ादी के बाद संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत पंचायत के चुनाव 73 अमेंडमेंट के पहले नहीं होते थे। पंचायत के चुनाव सरकार की मन मर्जी पे थे। सरकार चाहती तो पंचायत के चुनाव कराती, सरकार चाहती तो पंचायत के चुनाव नहीं कराती। पर 73 अमेंडमेंट जिसकी कल्पना राजीव गांधी जी ने की, उसके बाद सभी सरकारों को ये बाध्यता हो गई कि वो 5 साल में पंचायत के चुनाव कराएंगे। पंचायत के चुनाव ही नहीं कराएंगे, उसमें आरक्षण की व्यवस्था भी की गई कि पंचायत में SC ST वुमेन का रिजर्वेशन होगा। तो गांव में एम्पावरमेंट करने के लिए जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, उस प्रोसेस की सबसे पहले कल्पना हमारे डायरेक्टर प्रिंसिपल में की गई, लेकिन संविधान में 73 अमेंडमेंट के बाद ये कदम आगे बढ़ सका। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या कहा गया वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विच स्टेट्स दैट द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एंड एंडाउ देम विद सच पावर्स एंड ऑथोरिटीज एज मे बी नेसेसरी टू एनेबल देम टू फंक्शन as unit of self-governance। महात्मा गांधी जी ने कहा, a true democracy cannot function through the 20 people sitting in the center. It should be run from base level and by the people of the village। और इसी संबंध में जब पंचायत 73 अमेंडमेंट किया गया तब राजीव गांधी जी ने यह बात कही थी, the revolution that Sri Rajiv Gandhi spoke of was a revolution based on maximum democracy and maximum devolution। It is a revolution to put power in the hands of the people। ये मैं इसलिए कोट करना चाहता हूं कि संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में पिछले 50-60 साल में देश ने जो प्रगति की है वो आज दुनिया में डेवलप कंट्री के जो मापदंड है उसके प्राप्त के मुकाबले हमने प्राप्त की है। चाहे वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के माध्यम से हो, चाहे वो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी के माध्यम से हो, चाहे हमने साइंटिफिक हमारी पॉलिसी बनाकर देश को आगे बढ़ाने का काम किया हो। इस संसदीय तंत्र की सारी बाध्यताएं होने के बाद हमने चांद पर आदमी भेजा, सैटेलाइट का काम किया, परमाणु बम बनाने का हमने काम किया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का काम हमने किया। और दुनिया में जब इकोनॉमिक मेल्टडाउन है तब हमारी जो नीतियां बनाई, उन नीतियों के कारण आज हम GDP 8 to 9% प्राप्त कर पा रहे हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि संसदीय लोकतंत्र में दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने जितनी प्रगति की उतनी प्रगति भारत ने भी की। लेकिन इस देश में जो दूसरा सीन है वो भी हमें देखने की आवश्यकता है कि आज देश में लेफ्ट विंग अफेक्टेड कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। आज हमें ये भी देखने की आवश्यकता है कि जहां हमने दुनिया के दूसरे मुकाबले में हमने नीति बनाकर देश को प्रगति के पथ पर बढ़ाया है, वहां पर आज वनरेबल सेक्शन जो गांव में रहता है, जो हेमलेट में रहता है, वहां क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उपलब्ध है, वहां पर क्या बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल की जितनी डिस्टेंस है वहां स्कूल है, यदि स्कूल है तो क्या क्वालिटी ऑफ स्कूल है, यदि पानी है तो क्या क्वालिटी ऑफ पानी उनको मिल रहा है, सड़क है तो जगह पक्की सड़क है, बिजली है तो उन्हें क्या 24 घंटे बिजली मिल रही है, क्वालिटी ऑफ बिजली मिल रही है। वहां पर जो आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए
60 साल में वो आज भी हम नहीं प्राप्त कर पाए हैं। इसलिए आज ज्यादा आवश्यकता है कि हम एक अल्टरनेट मोड ऑफ गवर्नेंस के बारे में सोचें। अल्टरनेट मोड ऑफ गवर्नेंस के बारे में हमने नहीं सोचा तो आने वाले समय में जो सामाजिक विषमताएं जितनी तेज गति से बढ़ेगी वो लोकतंत्र के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। इसलिए आज ज्यादा आवश्यकता इस बात की है, समय आ गया है हम इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के साथ एक नई चीज जोड़े, वो चीज है पार्टिसिपेटरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। व्हेन आई से पार्टिसिपेटरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मींस अभी तक डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट में संसद के सदस्य चुनने के लिए, विधानसभा का सदस्य चुनने के लिए 5 साल में एक बार वोट पड़ता है। एक व्यक्ति 5 साल में अपना वोट देकर अपने आप को इस बात के लिए उत्तरदायी से अलग हो जाता है कि चुने हुए प्रतिनिधि मेरे भविष्य के, मेरे देश के भविष्य के लिए कुछ काम करेंगे, और 5 साल तक वो उसके जो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके उसके संबंध में उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी के बारे में वो चर्चा नहीं कर पाता। लेकिन आज नए सदी में हमने, हमारी सरकार, जो सरकार है ये यूपी की सरकार ने, उन्होंने एक क्वालिटेटिव चेंज किया गवर्नेंस में। नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू एरा ऑफ राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स। कभी किसी ने सोचा नहीं थी कि आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, हम कानून अधिकार बना के देंगे। वी नेवर थॉट इट कि वी विल गिव गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट टू एम्प्लॉयमेंट। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में हमने कानून बनाकर लोगों को यह अधिकार दिया है कि वो एक साल में 100 दिन का काम उन्हें गांव में मिलेगा। ये राइट टू एम्प्लॉयमेंट का काम हमने किया, राइट टू एजुकेशन का काम हमने किया, जिससे आज करप्शन के केसेस लोग जानकारी मिल रहे हैं, जानकारी लेकर लोगों को खड़ा कर रहे हैं कि आप में क्या गड़बड़ की, क्या का कानून नहीं किया। यदि आरटीआई नहीं होता तो बहुत सी चीजें जो एक जानकारी मिलती है उसका लाभ नहीं मिलता। आरटीआई के बाद, राइट टू एम्प्लॉयमेंट के बाद हम राइट टू एजुकेशन, ये मूव टू द राइट टू एजुकेशन के बच्चे को पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। पोटेंशियल है, क्षमता है, लेकिन उसे पढ़ने का अवसर ही नहीं मिलता है। यदि अवसर ही नहीं मिलता है तो अपने क्षमता को प्रदर्शित नहीं कर सकता है, और वो जितना उसमें क्षमता, उसमें देश के निर्माण में भागीदारी नहीं निभा सकता है। इसलिए वी हैव एंटर्ड इनटू एन राइट टू एजुकेशन। नाउ वी आर थिंकिंग, महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ने का असर जो काम करने वाला आदमी है उसकी जितनी अर्निंग है उससे परचेज करने में, फूड्स के आइटम में परचेज करने में उसकी बहुत बड़ी राशि चली जाती है। इसलिए नाउ वी आर एंटरिंग इनटू ए एरा ऑफ राइट्स ऑफ राइट टू फूड। हम अभी अधिकार देना चाहते हैं कि एक गरीब आदमी को कितना खाने का, कितनी कीमत पर मिलना चाहिए, चाहे उसका इन्फ्लेशन की कोई भी कॉस्ट हो, लेकिन उसको इतना कम से कम भोजन मिलना चाहिए। सो नाउ वी आर एंटरिंग इनटू एरा ऑफ राइट टू फूड, and then gradually we are shifting into the right to health, and then now you go on thinking about all these things. Every government will have to address the issue that you cannot frame the policies without giving the rights and entitlements. जब हम राइट्स और एंटाइटलमेंट देने की बात करते हैं और 5 साल में चुना हुआ प्रतिनिधि एक बार वोट देने के बाद जनता के बीच में जाकर अकाउंटेबल नहीं हो, तो ये राइट्स और एंटाइटलमेंट जो हम कानूनन व्यवस्था कर रहे हैं उसका लाभ गरीब आदमी को नहीं मिल सकता। इसलिए आज ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि राइट्स और एंटाइटलमेंट करने के बाद जो कल्पना राम रेड्डी जी ने की थी डिसेंट्रलाइजेशन की, जो इग्नू आज मॉडल है, जिस इग्नू से हम दुनिया के बहुत से लोगों को हम शिक्षा से जोड़ने का काम कर रहे हैं, गवर्नेंस में भी ये आधारभूत परिवर्तन करने का समय आ गया है। इसलिए नए सिरे से इस देश में, इस नई सदी में यदि हम अपनी लोगों की समस्याओं का निराकरण करना चाहते हैं तो हमें डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा। सत्ता का विकेंद्रीकरण 73 अमेंडमेंट में एनविसेस तो किया गया, लेकिन 73 अमेंडमेंट में सरकारों पे छोड़ दिया गया कि सरकारें जो है, अलग अलग प्रदेश की सरकारें, वो अपने हिसाब से उनको डिवोल्व करेगी पावर को। 11 शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट आइडेंटिफाई किए, उन 29 सब्जेक्ट्स को पंचायत को ट्रांसफर करना है, लेकिन पंचायत को ट्रांसफर करने का काम सरकारों पे छोड़ दिया। अब हिंदुस्तान में मॉडल है एक केरल का, जहां केरल में पंचायत को बहुत पहले से ही डिवोल्यूशन का पावर दिया गया है, लेकिन वहां पर पंचायत बड़ी है। आज डिलिमिटेशन के आधार पर हमें मालूम है एक विधानसभा क्षेत्र में डिवोल्यूशन में पॉपुलेशन कितनी होगी, पार्लियामेंट की पॉपुलेशन कितनी होगी, लेकिन पंचायत में कोई डिलिमिटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। विद द रिजल्ट कि यूपी के अंदर 1000 की पॉपुलेशन के ऊपर पंचायत है, बट इफ यू गो टू केरला देयर आर पंचायत हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 20,000 एंड मोर देन दैट। सो इस देश में एक तरफ पंचायत का मॉडल जो बहुत मजबूत मॉडल है वो केरल का मॉडल है, लेकिन वहां पॉपुलेशन एक पंचायत की 20,000 से ज्यादा है। दूसरा मॉडल है महाराष्ट्र का मॉडल है, गुजरात का मॉडल है, जहां पंचायत पावरफुल नहीं है, जहां पर जिला परिषद पावरफुल है। वहां पर जिला परिषद के जो फंक्शनरीज है वो महाराष्ट्र के अंतर्गत, वो सारे जो फंक्शनरीज है जो रूरल डेवलपमेंट को एड्रेस करते हैं वो वहां पर पंचायत के जिला परिषद के स्तर पर वहां मौजूद हैं।
वहाँ के लोगों को तनख्वाह देने का काम पंचायत के माध्यम से होता है। एक मॉडल पंचायत का महाराष्ट्र, गुजरात का और कर्नाटक का है। और तीसरा मॉडल जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहाँ पर पंचायत की पॉपुलेशन है 1000। यूपी में तो बहुत अजीब तरह का सिनेरियो है, 50,000 पंचायत हैं 1000 की, और 50,000 पंचायत में जो सैंक्शन पोस्ट है वो लगभग 8,000 हैं। अभी जस्ट इमेजिन इट दैट देयर आर 50,000 पंचायत and there are 8,000 ग्राम सेवक will take care of the 50,000 पंचायत। तब आप कल्पना कर सकते हैं कि पंचायत का वहां पर एम्पावरमेंट का काम कैसे हो सकता है। अभी हमने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में लगभग 1 साल का आउटले है 40,000 करोड़ रुपीस, 40,000 करोड़ रुपए आज की डेट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में एंटाइटलमेंट लोगों को काम करने के लिए दिया गया। यदि इस देश में ये अधिकार दिया गया है कि गांव में रहने वाला कोई भी व्यक्ति पंचायत में एप्लीकेशन दे, उसको 100 दिन का काम मिलेगा और 100 दिन के काम के अंतर्गत उसको इतना पैसा मिलेगा, उसमें 40,000 करोड़ रुपए का आउटले ही हमारा एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है। व्हाट दिस इंडिकेट्स, ये बड़ा अजीब तरह का सिनेरियो बन रहा है कि हम जहां लोगों को एंटाइटलमेंट दे रहे हैं, लेकिन इस देश में उसमें जो कानून में यह है कि मैन्युअल वर्क करना पड़ेगा। तो मैन्युअल वर्क जो राइडर है उससे इस देश में लगभग 65 लाख परिवार ही ऐसे हैं जो 100 डेज का काम लेते हैं, बाकी 100 डेज का काम नहीं ले पाते। इस देश में मैन्युअल लेबर करने वाला आदमी जो सड़क बनाने का काम कर रहा है, बिल्डिंग बनाने का काम कर रहा है, जो फैक्ट्री बनाने का काम कर रहा है, जो देश के अलग अलग चीजों का निर्माण करने का काम कर रहा है, क्या वो जिंदगी भर तक केवल मात्र मैन्युअल काम ही करेगा? क्या उसके परिवार के बच्चे को पढ़ने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? उसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए? क्या उसके जीवन में परिवर्तन करने के लिए उसमें स्किल डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए? ये मुद्दे हैं जो इस बात को प्रेरित करते हैं कि पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, पंचायत में जो एक छोटी यूनिट है, उस पंचायत में जो हमारी ट्रेडिशनल विजडम है, आज गांव में या किसी भी गांव में जाकर देख लें, एक जमाना था, एक गांव के अंदर काम करने वाले, किसी भी गांव के अंदर आपको एक कारपेंटर मिल जाता था, एक गड़ी को काम करने वाला काम मिल जाता था, एक मोची के काम करने वाला आदमी मिल जाता था, एक सिलाई का काम करने वाला काम मिल जाता था, एक सोनेरी का काम करने वाला आदमी मिल जाता था। जो आर्टिजन थे वो उस गांव की इकोनॉमी को सस्टेन कर रहे थे। नाउ यू गो एंड सी एंड विजिट, यू वोंट फाइंड द आर्टिजन, वेयर द आर्टिजन हैव गॉन। जब इस देश में उन लोगों के पास ट्रेडिशनल विजडम है, उन विजडम का उपयोग लेकर हम यदि उनकी स्किल को एनहांस करें, स्किल को डेवलप करें, तो एक ग्राम में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम करना है, उसके लिए उसे कोई एमबीए की डिग्री, कोई बीई की डिग्री, कोई पॉलिटेक्निक की डिग्री की आवश्यकता नहीं है। मुझे आवश्यकता है उसकी जो ट्रेडिशनल विजडम उसके पास उपलब्ध है, उस विजडम में उसकी स्किल को एनहांस करें, जिससे वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर सके और 2 पैसा ज्यादा कमा सके। ये काम कौन करेगा? ये काम तभी हो सकता है जब हम इस संसदीय प्रणाली के साथ में पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेटिक सेटअप के बारे में सोचें कि पंचायत का यदि गांव का यदि वहां पर व्यवस्था है, तो उस गांव में ट्रेडिशनल विजडम को एनहांस करने के लिए वहां पर मेन पावर उपलब्ध होनी चाहिए, जो लोगों की उसकी ट्रेडिशनल उसकी स्किल को अपग्रेड कर सके, जो मॉडर्न चीजें आ रही है उसके साथ उसको जोड़ सके, और वो स्कूलिंग के अलावा लर्निंग, बिकॉज ऑल द टाइम वी आर गिविंग स्ट्रेस ऑन स्कूलिंग एंड स्कूलिंग। 10 साल तक पढ़ोगे तो 10वीं पास, 12 साल तक पढ़ोगे तो 12वीं पास, 3 साल और करोगे तो ग्रेजुएट, उसके बाद 2 साल और करोगे तो पोस्ट ग्रेजुएट। But we Ivan Ali said that we don't want schooling, we want learning. इस देश में ट्रेडिशनल लर्निंग के कारण इस देश की इकोनॉमी सस्टेन थी। ये जो इकोनॉमी सस्टेन करना है, लर्निंग का काम करना है, उसके लिए पंचायत पर हमें एक नई तरह की व्यवस्था खड़ी करने की आवश्यकता है। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में दिल्ली की जो सरकार है, भारत की सरकार है, उसकी योजना बनाने के लिए प्लानिंग कमीशन है, उसकी योजना को एग्जीक्यूट करने के लिए सेक्रेटरी है, लंबी चौड़ी एक ब्यूरोक्रेसी की फौज है जो योजना बनाती है, एग्जीक्यूट करती है। स्टेट में जाएं आपको चीफ सेक्रेटरी मिलेंगे, अलग अलग विभाग के सेक्रेटरी मिलेंगे, पीडब्ल्यूडी का सेक्रेटरी, एजुकेशन का सेक्रेटरी, एनर्जी का सेक्रेटरी, इरिगेशन का सेक्रेटरी। और जब हम गांव में जाते हैं तब गांव में मिलता है एक पुअर ग्राम सेवक। अब हम आशा करते हैं कि वो पुअर ग्राम सेवक उस पंचायत में वो सारा काम कर सकेगा जो स्टेट का एक चीफ सेक्रेटरी कर रहा है, वो सब काम कर सकेगा जो चीफ सेक्रेटरी के अंडर में जितने अलग अलग विभाग के सेक्रेटरी काम कर रहे हैं वो सेक्रेटरी काम करेगा, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए नीचे एक बड़ी मैन पावर है। ये इस बात को प्रेरित करती है सोचने के लिए कि हमें एक डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नेंस का मॉडल नीचे लेवल पर डेवलप करना पड़ेगा, जो ये जो हमारा ट्रेडिशनल स्टेट का और सेंटर का जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में संबंध है उससे हटकर इस बात को सोचें।
क्या गांव में कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करने का कोई तरीका नहीं था? गांव में कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करने का तरीका था। क्या कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करने के लिए एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी? एफआईआर दर्ज करने के बाद कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाएगा, फिर म्युनिसिपल कोर्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, डबल बेंच में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, डबल बेंच में जाएगा, तब समस्याओं का निदान होगा। क्या इस देश में करप्शन मिटाने के लिए लोकपाल बन जाएगा, इसलिए इस देश में करप्शन खत्म हो जाएगा? संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत हमने एनविसेज किया है कि इस संविधान के अंतर्गत संसदीय प्रणाली में अकाउंटेंट जनरल होगा, उसकी कोई फंक्शन होगी। हमने ये एनविसेज किया है कि जुडिशरी होगी, उसके फंक्शन होंगे कि कानून बनाने का काम विधानमंडल और लोकसभा करेंगे, लेकिन कानून को इंटरप्रेट करने का काम जुडिशरी करेगी, जो इंडिपेंडेंट करेगी। इलेक्शन कंडक्ट करने का काम इलेक्शन कमीशन करेगा, जो इंडिपेंडेंट होगा और इलेक्शन कंडक्ट करने का काम करेगा। हमने कभी ये नहीं सोचा कि जो समस्याएं हमारी खड़ी हो रही है वो जुडिशरी के एग्जीक्यूशन में डिले करने के काम हो रही है। लाखों करोड़ों केसेस यदि पेंडिंग है और हम आशा करें कि लाखों करोड़ों केसेस में करप्शन के केसेस भी इसके साथ डील हो जाएंगे, तो उसका संबंध नहीं हो पाएगा। तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या जुडिशरी में हम नई तरह की व्यवस्था करें जिसमें करप्शन के केसेस आइडेंटिफाई होने के बाद उसकी सीधी ट्रायल हाई कोर्ट के अंदर होगी, डबल बेंच में, सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी और विद इन स्टिपुलेटेड टाइम फैसला हो जाएगा। इस समस्या का निदान हम नहीं करने चाहते। हम समस्याएं खड़ी करना चाहते हैं जिन समस्याओं का निदान इस सिस्टम संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत ही किया जा सकता है। लेकिन हमने कभी ये एड्रेस नहीं किया है कि इस देश में 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं। 2 लाख की ग्राम पंचायत में यदि एक पंचायत का सरपंच 1000 रुपए की बेईमानी कर रहा है तो 2,84,000 पंचायत में 1000 का गुणा करें, कितने करोड़ रुपए की बेईमानी हो रही है? उसको एड्रेस करने के लिए क्या सिस्टम करेंगे? उसके लिए भी एफआईआर दर्ज करेंगे, उसके लिए भी कोर्ट में जाएंगे। क्या हमें नए तरीके से ग्रास रूट पर जुडिशरी के सिस्टम को बदलने की आवश्यकता नहीं है, जो उनकी समस्याओं का निदान करने का काम इस तरह से करे कि हम एक बार उस चीजों को आइडेंटिफाई कर लें, एक सेकंड स्टेज पर उसका फैसला हो जाए और उसके बाद लोगों के सामने एग्जाम्पलरी पनिशमेंट उसको मिल जाए। क्या यह आवश्यक नहीं है कि हम करेक्टिव और प्यूनिटिव मेजर्स के बारे में सोचें? यदि पब्लिक का प्रेशर है, गांव लेवल पर यह मानता है कि मैंने गलती कर दी, तो एक व्यवस्था खड़ी करें जिस में वो पैसे स्टेट का एक्सर का जमा करा दे और ये एश्योर कर दे कि मैं करेक्टिव मेजर लूंगा। तो व्हाई वी गो ओनली फॉर प्यूनिटिव मेजर्स? क्या इस देश में प्यूनिटिव मेजर्स के अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं हो सकता किसी समस्या का निदान करने के लिए? इन प्रश्नों को जब तक हम खड़ा नहीं करेंगे तब तक जो हमारे गवर्नेंस के जो मॉडल है 50-60 साल में जो हमने प्रगति की है, जो प्रगति पे हमें घमंड है आज के दिन कि दुनिया के जितने डेवलपिंग कंट्रीज है उसके मुकाबले में हमने हर वॉक ऑफ लाइफ में किया है, लेकिन ये आइलैंड खड़े हो गए हैं लेफ्ट विंग इफेक्टेड इलाके के। क्या समस्या है? गांव के गरीब आदमी को पुलिस से न्याय नहीं मिले तो न्याय करने के लिए गांव का आदमी आ जाएगा तो उसका विश्वास गांव के ऊपर उठ जाएगा। यदि गांव का गरीब आदमी को अपनी लकड़ी काट कर लाकर अपना भोजन बनाने का काम में फॉरेस्ट का आदमी उसको बंद कर रहा है जेल के अंदर, उसको न्याय क्या मिलेगा? यदि वो आबकारी का आदमी शराब का ठेके में उसको ले जाके बंद कर रहा है, उसको न्याय क्या मिल रहा है? नीचे लेवल की जो समस्या है उन समस्याओं को एड्रेस करने के लिए ये सिस्टम क्या आज उन चीजों की नीड्स को पूरा कर रहा है, ये एक बड़ा प्रश्न है। इसलिए मैंने कहा कि नए सिरे से पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में एक छोटी यूनिट ऑफ गवर्नेंस, उस छोटी यूनिट ऑफ गवर्नेंस के अंदर जो मुद्दे हैं उनको एड्रेस करने के लिए हमें एक डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नेंस का मॉडल डेवलप करना पड़ेगा। यदि हमने इस बारे में अभी सोचने की कल्पना नहीं की तो जैसा रेड्डी जी ने कल्पना की थी कि इग्नू किस तरह से उन वंचित लोगों को शिक्षा देने का व्यवस्था करेगा, यदि इग्नू नहीं होता, यदि अलग अलग सेंटर नहीं होते तो गांव के गरीब आदमी को पढ़ने का अवसर नहीं मिलता। वो इंतजार करता कि मेरे यहाँ कॉलेज खुलेगा, मेरे यहाँ यूनिवर्सिटी खुलेगी, फिर मैं पढ़ने के लिए जाऊंगा, तो कितने समय तक इंतजार करता। यदि आज इग्नू की व्यवस्था हो गई तो उस बच्चे को मालूम है कि मैं इस कोर्स को पढ़ने के लिए मैं कॉलेज में भी नहीं जाकर सप्लीमेंट्री इनकम करके भी ये काम कर सकता हूँ। और सक्सेसफुल ये मॉडल आज दुनिया के सामने हमने बता दिया कि ये भी एक मॉडल हो सकता है जिसका रेड्डी जी ने कल्पना की थी कि डिसेंट्रलाइजेशन करो और उसका एक आप लाभ उठा सको। तो ये एक हमें प्रेरणा देता है कि यदि शिक्षा के क्षेत्र में डिसेंट्रलाइजेशन करके हम उन वंचित लोगों को ये अवसर दे रहे हैं तो उनमें से बहुत से बच्चे जो आज इग्नू के माध्यम से पढ़ के आ रहे हैं वो डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स बन रहे हैं। और यदि व्यवस्था नहीं होती तो वो सेक्शन पूरा ही से डिप्राइव हो जाता। क्या इस मॉडल को और दूसरी क्षेत्र में स्थान देने की आवश्यकता है या नहीं, इस प्रश्न पर गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं उन लोगों में हूं जो मानता हूं कि समय के साथ हमें अपनी गवर्नेंस के मॉडल में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आज देश में जो नेशनल पार्टीज हैं, व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ नेशनल पार्टी? इफ यू कंपेयर 545 पार्लियामेंट्री सीट्स, यू जस्ट कंपेयर द बीजेपी एंड कांग्रेस,
The half of the seats are with the regional party and half of the seats are with the national parties. And how many states are run by the regional parties? You go and identify how many states are run by the national parties. You will see a different kind of scenario that only few states are run by national parties. Most of the states are run by the regional parties. Then you have to say and you have to think it about कि भाई जब नेशनल पार्टी का एक विजन जो देश को बढ़ाने के लिए होगा, रीजनल पार्टी का अपना विजन जो क्षेत्र को बढ़ाने का होगा, और रीजनल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नेशनल पार्टी के अंदर बैठ कर राष्ट्र की नीतियों बनाने का काम करेगा, तो उसका विजन एक अपना लिमिटेड विजन होगा जो कैटर करेगा अपने खुद के प्रदेश के बारे में, और एक नेशनल पार्टी का होगा तो उसका विजन होगा एक दूसरे तरीका जो आगे वाली जनरेशन को आगे बढ़ाने का काम करेगा। यदि इस देश में 52 से लगाकर 67-80 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो नीतियां नहीं होती, ये मिक्स इकोनॉमी की बात नहीं की जाती, तो ये कभी हमने एनविसेज नहीं किया था कि ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो दुनिया में है आज बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्री के सामने खड़ा हो गया। आज भी अमेरिका रिसेशन से बाहर नहीं निकल पाया, आज भी यूरोप की कंट्री रिसेशन से बाहर नहीं निकल पाई है, आज भी ग्रीक में भयंकर प्रॉब्लम चल रही है कि वो अपनी इकोनॉमी को सर्वे करने का कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सारे हिंड्रेंस सारे कांस्टेंट होने के बाद भी इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बता दिया कि इस देश की जो नीतियां हैं वो साउंड फुटिंग पर है, हमने रिसेशन को ओवरकम नहीं किया है, हम आज हमारी जीडीपी को 8% से आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। ये एक विजन था उन लोगों का जिन्होंने देश के निर्माण करने का काम किया। आज यदि उस विजन के आधार पर ये जो नई हमारी गवर्नेंस की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में एड्रेस करने के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आने वाले जनरेशन हमसे पूछेगी कि आपने जनरेशन में इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए क्या काम किया। इसलिए मैं उन लोगों में व्यक्ति में जो मानता है कि आज पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की ज्यादा आवश्यकता है, जिसमें डे टू डे एफर्ट्स में अपनी समस्याओं को रेज करने का और रिड्रेस करने का जो मैकेनिज्म डिसेंट्रलाइजेशन में पंचायत के गवर्नेंस के माध्यम से हो सकता है, वो ज्यादा इफेक्टिव लोगों को समस्याओं का निदान करेगा, और उन लोगों के पोटेंशियल को यदि हम एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं, तो वो देश की इकोनॉमी में बढ़ाने का काम भी ठीक ढंग से कर पाएगा। ये देश नौजवानों का देश है। ये देश में आज के दिन 45 से ज्यादा कम उम्र के लोगों की जनसंख्या ज्यादा है। दुनिया में क्रोनिकल एज बढ़ गई है। आने वाले समय में जो प्रोजेक्शन किया गया है कि 2020 तक हमें 50 करोड़ स्किल मैन पावर की आवश्यकता है, जो न केवल हमारे नीड्स देश की नीड्स को पूरा करेगी, दुनिया की जहां पर एजिंग के लोग हो गए वहां की नीड्स को भी कैटर करने के लिए हमारी मैन पावर को दुनिया में जाने की आवश्यकता है। ये जब हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं तब क्या हमें ये जानकारी नहीं है कि गांव का गरीब आदमी का बच्चा जिसके पास लैंग्वेज नहीं है, जिसके पास मैथमेटिक्स नहीं है, जो ड्रॉप आउट है 15 से 29 साल की उम्र में सबसे ज्यादा जो ड्रॉप आउट्स हैं वो दे आर फ्रॉम वनरेबल सेक्शन, मे बी फ्रॉम एससी, फ्रॉम एसटी, फ्रॉम माइनॉरिटी। वो नौजवान आदमी जिसको ये अवसर नहीं मिल रहा है कॉलेज में पढ़ने का, जो स्कूल का ड्रॉप आउट है, उसकी स्किल को एनहांस करने का काम नहीं करेंगे, तो आज आने वाले समय में हम दुनिया की जो नीड्स को तो पूरा नहीं कर पाएंगे, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो जाएगी, उसके बारे में हम नहीं सोच पा रहे। इसलिए आज ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि हम ये जो गवर्नेंस के मॉडल है उस मॉडल में एक चर्चा करके उसमें परिवर्तन करने का काम करें। मुझे पूरा विश्वास है, because I am of the firm opinion, okay, I was fortunate that Professor Pillai has invited me to deliver this lecture, and I was not knowing that the Professor Reddy has a vision for Panchayat Raj. He was having an idea that how the IGNOU can be model with the Panchayat, and I am fortunate to read the few quotation of Mr. Reddy that inspired me to say it. We have people in our country who have a far-sighted vision. Mr. Reddy was one of them. We should be proud that you happen to be with Mr. Reddy. I feel envy that I could not have an opportunity to work under Reddy. Had I ever been an opportunity, I would have been say that my vision would have been a different from that vision which I am having. With these words, I extend my heartiest thanks to Mr. Pillai and everyone. And I pray that the soul of Mr. Reddy should rest in peace. And once again, I salute Mrs. Reddy that she could be with us, and her presence will inspire us that we will strive for the vision of Mr. Reddy. Thank you. I think you heard the 16th Ram Reddy Memorial Lecture. He was mentioning about the decentralization and the Panchayati Raj analog nature to the distance education system. This is really happening all over the world.
And we are really fortunate to have you, sir. Probably this lecture is Professor G. Ram Reddy Memorial Lecture, but this is also going to be the future vision of this university. And let me congratulate you for this excellent lecture. And of course, this lecture is available in the internet. We have recorded the whole lecture. We will be publishing it in Hindi and in all regional languages as well as in English, this lecture. And it will be distributed in education institutions as well as the Panchayati Raj level functionaries in the country. This university is considered to be a technology-enabled university. We can reach several millions of homes. We make use of internet, we make use of the Gyanvani, Gyandarshan. They are remarkable achievements. Now information and communication technology has conquered each and every walk of the life. On November 19, sir, because you have mentioned about the UID and Aadhaar also, on November 19 last year, in this very hall, we were recognized as the first university in the country who is a registrar for the UID or the Aadhaar project. Now, after several levels of deliberations, now we are functioning as a registrar, and this is also a technological intervention which we have achieved, only university. And 4 years back, this university has only 2 Mbps, or what is it? 2 Mbps connectivity. That is a connectivity probably which is now availed by a school child or something. Now, this university was the first university to successfully introduce the enterprise resource planning through a detailed process. I am glad that the Vice President of TCS, Mr. Tanmoy Chakrabarti, TCS is the implementation agency, he is with us, and our faculty members as well as our administration have really contributed to that, and maybe Mr. Chakrabarti will say his impression on the impact of this particular program, one or two sentences. And let me also, we request the Honorable Minister to, of course we are recognizing a number of people who have extremely well adjusted to the change. Change management is the real problem in any university system. And some of our administrative colleagues, particularly in the finance section and administrative section, they have responded to this change. And this is a model. It is not just because of technological intervention, but that is something which has to be lauded, which has to be appreciated. I take this opportunity to congratulate the efforts taken by my colleague, Dr. Latha Pillai, Pro-Vice Chancellor, who was leading this project, Mr. Tanmoy Chakrabarti, and the head computer division for achieving the success. And let me invite Tanmoy to say a few words, as well as Dr. Latha Pillai and head of the computer division. And we will also request you to distribute 3 certificates to them. Thank you very much, Dr. Pillai, for this opportunity. We are very, very privileged at TCS to be a part of this journey of transformation. That really was the project that we undertook with IGNOU. And I want to congratulate, as they say, it takes 2 hands to clap, the tremendous participation of the IGNOU staff, the leadership, under the tremendous persuasive focus of Dr. Pillai himself, who himself devoted innumerable number of hours in reviewing the progress of the project. So thank you very much, sir. And on behalf of all of us at TCS, some of my colleagues are a part of the audience today who have delivered this program. I would say confidently that IGNOU has embraced technology for really augmenting internal administrative capability. Now the wave 2 of change would be to bring the benefits of information technology to the far-reaching influence and reach of IGNOU, that is to the student community. And that is the journey that we again look forward to taking from day 1
together with IGNOU, and I'm sure that with the kind of absorption that has taken place internally of IT, there's no doubt that the most concurrent technology advantages will be brought to its student community in a matter of time. Thank you once again, sir, for this privilege, and we are very, very, it is indeed our proud privilege to be associated with this university which is reaching and defining the next level of governance and building capacity and capability amongst the, as we call it, the demographic dividend community of the country to make India amongst one of the most tallest nations in the very, very near future. Thank you once again for this opportunity. Honorable Ministers, Professor C.P. Joshi, as was mentioned, yes, IGNOU created another landmark by being the first central university to launch its ERP process, what it means to an individual in this university is that all our back office operations, be it their leave, their the pay slips, the house allotments, the recruitment processes, or n number of things that are done routinely through files and papers are now done through the electronic process. ODL is the word that was used. I remember 4 years ago when I joined this university, it was a marathon task to explain what ODL was, but there was tremendous amount of support, willingness to change, and sir, you spoke about alternative models of governance, you spoke about individuals and institutions responding to change, and that's what I think the IGNOU fraternity has done. There has been a synergy, there has been a tremendous amount of learning, particularly amongst the administrative staff, to adopt the ERP. And today we are in a position to say proudly that we are the first central university to have ERP implemented. On this day, we would like to recognize the efforts of a large number of people who've made it possible. The list is long, but I'd like to place on record the efforts of the head of the computer division, Dr. Srivastav, Dr. Murli Rao, Mr. Varma, Mr. Ravi Mendiradatta, a whole lot of other people who have made this process possible. We'd request you to distribute certificates to 3 of them who have driven the process really, and the finance division was the first to implement it totally. May I request Mrs. Poonam Chadda to receive the certificate for her efforts in making ERP successful. From the TCS side, we have Mr. Virender Kapuria. Mr. Virender Kapuria for his extensive support towards finance and accounting modules. If this project has been successful, I think the finance division deserves the total credit for all that has taken place here on campus. May I request Mr. Pandey, our finance officer, on behalf of the finance department, to collect the award, please. Thank you, Professor C.P. Joshi. May I now request the Honorable Vice Chancellor to present Dr. Joshi a memento as a token of our appreciation and gratitude. This will come later. So we have
3 other people who would be getting mementos for appreciating their work that they have done in getting the new building made. I would like to invite Mr. Rashid Ali from the construction agency. And I would request the Honorable Minister to please present. On behalf of the architect Sharad Das and Associates, I would like the representative to come and receive the memento. And now I would like to invite the CPO CMD, Mr. Sudhir Reddy, to come and receive the memento. The IGNOU library extends remote access to e-resources, rate service from anywhere 24/7 for IGNOU community. We now have a media presentation from the library division, towards the end of which the Honorable Minister will launch the remote access to e-resources for on-campus users as off-campus users as well. IGNOU library has a rich collection of e-resources comprising e-journals, e-books and e-databases. These can be accessed online from any computer on the IGNOU campus intranet. At present, this facility is open only to users located on IGNOU campus in Delhi and not to users located at off-campus sites. E-resources subscribed by IGNOU are governed by copyright laws and individual license agreements. These laws and agreements require user authentication before authorizing access to e-resources. To enable IGNOU members from off-campus sites to overcome login barriers and to facilitate them access to e-resources within the framework of copyright restrictions, licensing agreements, IGNOU Library took the initiative and succeeded in its efforts to install the much-needed remote access management system. It authenticates genuine IGNOU users and authorizes them to access e-resources. The beta testing of this technology has been done and repeated trials of this facility have had successful runs. This remote access service empowers users both at on-campus and off-campus to get access to e-resources, e-journals, e-books from home, office or from anywhere 24/7. To begin with, remote access to e-resources has been made open to academics, faculty, regional centers, RTAs, researchers, and to on-campus students. This IGNOU Library initiative, undertaken as part of NODLINET Phase 1 program, would catalyze usage of e-resources and thereby help influence distance teaching and learning process, making the process more effective and useful. Honorable Union Minister Professor C.P. Joshi is kindly requested to formally launch the IGNOU Library Service, Remote Access to E-Resources.
और इस तरह से हमारे इग्नू के वीसी और हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर सीपी जोशी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, रेट का लॉन्च किया है, रिमोट एक्सेस टू ई रिसोर्सेज, और इससे बहुत स्टूडेंट्स को फायदा होगा. Let me request Shri U.S. Tolia, our registrar, to propose a formal vote of thanks. Honorable Chief Guest, Dr. C.P. Joshi, the Honorable Union Minister for Road Transport and Highways, Honorable VC, IGNOU, Professor V.N. Rajshekharan Pillai ji, Pro Vice Chancellors, Professor Praveen Sinclair, Professor Ramanujam, Dr. Lata Pillai, Professor K.R. Shivatsan, HODs, senior functionaries and colleagues from the IGNOU, Srimati Pramila Reddy, wife of late Professor G. Ram Reddy, the founder, Vice Chancellor of IGNOU, special invitees, other distinguished members of audience, ladies and gentlemen, is indeed a great honor and proud privilege for me to be called upon to propose a vote of thanks on the occasion of Professor G. Ram Reddy Memorial Lectures instituted in 1996 by IGNOU. Sir, I do so, on behalf of IGNOU and the entire fraternity of higher education and distinguished guests and invitees, and at the personal level on behalf of the family members of late Professor G. Ram Reddy who are present here today, extend my sincere thanks to our chief guest, Dr. C.P. Joshi, who is known for his passion for learning and for rural empowerment. Sir, we are indeed grateful to you for having taken time out from your extremely busy schedule and to deliver this memorial lecture today, and also for the most erudite, valuable and prospective insight that you have shared with us in the light of your own study and vast experience. I am grateful to Honorable Vice Chancellor Professor V.N. Rajshekharan Pillai, who has worked tirelessly to increase by many folds the reach of the university, and under whose guidance the university has achieved its commanding heights. Thank you, sir. I am also thankful to Professor Praveen Sinclair, Pro Vice Chancellor, and the entire organizing committee team members who have worked very hard to ensure that the function becomes a memorable one. I am also thankful, our special thanks and to Mrs. Pramila Reddy, wife of late Professor G. Ram Reddy, and the other family members who are present here. I'm thankful to you. Your presence is really a great source of inspiration for all of us. I also thank all the Pro Vice Chancellor, HODs, colleagues, and honored guests and invitees for their presence and participation on this occasion. I thank you all for your attention and thanks for coming and evincing interest in this memorable event. Thank you. Now, I invite all of you for the sumptuous lunch, which is arranged by Mr. Reddy, so Dr. Sudhir Reddy, CMD, CPO, and his entire. ये था सीधा प्रसारण हमारे 16th प्रोफेसर जी रामारेड्डी मेमोरियल लेक्चर का, और अभी अभी जो वोट ऑफ थैंक्स दिया गया श्री यूएस तोलिया के द्वारा, रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन इग्नू के थे. जी संगीता, अभी हमारे तमाम सुनने वाले प्रोफेसर जी राम रेड्डी स्मृति व्याख्यान का ये सीधा प्रसारण सुन रहे थे इग्नू के सभागार से. ये प्रसारण आपके पास ज्ञानवाणी के जरिए पहुंचा, और ज्ञानवाणी चैनल पर ये प्रसारण आप सुन रहे थे. ज्ञानवाणी के दिल्ली चैनल पर FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर. यहाँ साथ ही हमारे 37 ऐसे ज्ञानवाणी दिल्ली के चैनल पूरे देश में थे जिन्होंने इस विशेष प्रसारण को आप तक पहुंचाने में मदद की. इस आयोजन के जो खास जो प्रोग्राम्स थे, अशोक, शुरू में हमारे प्रोफेसर परवीन सिंक्लेयर जो प्रो वाइस चांसलर है इग्नू के, उन्होंने वेलकम एड्रेस किया, और प्रेसिडेंशियल एड्रेस था प्रोफेसर वी एन राजशेखरन पिल्लई, वाइस चांसलर इग्नू. और हमारा जो खास लेक्चर था, जो मेमोरियल लेक्चर जिसे कहा जाता है, वो रूरल एम्पावरमेंट एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पर था, जो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज भारत सरकार के प्रोफेसर
डॉक्टर सीपी जोशी ने दिया। और आज एक और जो रिमोट एक्सेस टू ई रिसोर्सेज का लॉन्च भी हुआ, जो हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर सीपी जोशी ने ही लॉन्च किया। और ये खास बात ये है अशोक कि ये जो रिमोट एक्सेस टू ई रिसोर्सेज हैं, इसमें ई बुक्स, ई जर्नल्स और खास करके इग्नू कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ रहे हैं और जो ऑन कैंपस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि यहाँ से वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। और अंत में वोट ऑफ थैंक्स श्री यूएस टोलिया ने दिया, जो रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन है। जी, संगीता, शिक्षा की बात हमारे मुख्य अतिथि ने सीपी जोशी साहब ने कही कि शिक्षा मानव को बंधनों से मुक्त करती है, और उन्होंने कहा कि हर वर्ग के लोगों तक शिक्षा पहुंचाना अनिवार्य है। और इस तकनीकी युग में भी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का जो जरिया है वो एकमात्र विश्व का सबसे आधुनिक विश्वविद्यालय है, एक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जो इसकी तरफ अग्रसर है, हर वर्ग तक शिक्षा पहुंचाने का काम कर रहा है। बिल्कुल, ये जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, आज जैसे कि हमने बात की थी, एक बीज से लेके वट वृक्ष बन चुका है, जिसके छाये में बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और इन कुछ सालों में अशोक, एक खास बात, जो डिस्टेंस एजुकेशन के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय पॉपुलर हुआ पूरे देश में और विदेश में, ये ऑन कैंपस जो फेस टू फेस लर्निंग है वो भी शुरू किया गया है, जो एक नई चीज़ है और नई नई चीज़ों को लेकर आता रहेगा। इसी तरह इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स के लिए और ज्ञान का प्रचार करने के लिए। जी, तो बहरहाल अब हम और इस जो कार्यक्रम के लिए जब हम बात करते हैं, तो जैसे जो अंतिम कार्यक्रम था वो धन्यवाद, वोट ऑफ थैंक्स था। तो एक कार्यक्रम जब शुभारंभ होता है और उसका अंत जब होता है, तो जरूर धन्यवाद करना चाहिए उन लोगों का, कई लोगों की मेहनत का फल होता है, जो जुड़े हुए हैं इससे। और इसमें काफी तकनीकी लोग होते हैं, इसके प्रोड्यूसर्स होते हैं, इस कार्यक्रम को जो शुरू से लेकर अंत तक ले जाते हैं सफलता से। इसके लिए हम धन्यवाद करना चाहेंगे तकनीकी सहयोग के लिए हमारे साथ जुड़ी रही प्रवेश कुमारी और सहायक अभियंता दीपांकर दासगुप्ता। और इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में प्रस्तुति सहयोग किया कमलेश मणि ने, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी नाहिद अजीज। ये कार्यक्रम ज्ञानवाणी के दिल्ली चैनल से आप तक पहुंचाया गया FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। तो इसी के साथ अशोक, हम लेना चाहेंगे विदा अपने इस प्रसारण से, और शिक्षा